नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान में जो संकट इस वक्त बर्पा हो रहा है, सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं, वो सब खबरें तो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने यहाँ हाजिर हुई हूं अपना वो तजुर्बा बताने के लिए जो मैं ईरान दौरे पर मेरा ये तजुर्बा हुआ, और ख़ासकर वो चीज़ जबकि ख़ुद मैं अयातुल्ला अली ख़ामेनी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, एक शख्सियत के तौर पर, एक रिलीजियस लीडर के तौर पर किस तरह से उनको जाना और समझा। मैं ईरान कम से कम 3 बार गई हूँ, हालांकि इस बात को कई साल गुजर गए, लेकिन अलग अलग वजहों से ये मैं 3 बार ईरान जा चुकी हूँ। ईरान की का जो समाज है, उनकी जो राजनीति है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो सिविलाइजेशन है, उनकी हिस्ट्री, उनका मिजाज, उस सब को शायद मैं अच्छे तरीके से समझती हूँ। और इस बात पर कभी कभी एक हल्का सा गर्व भी महसूस करती हूँ कि एक ऐसा देश जो कि बहुत अपने आप में यूनिक है, नायाब है, बहुत अलग है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा देश नहीं है पूरी दुनिया में जिसको ये कहा जा सके कि ये ईरान जैसा है। ईरान की अपनी सभ्यता, संस्कृति, पहचान, उसके अपने सोचने का तरीका है, उसकी अपनी फिलॉसफी है। तो ये बात है सन 2009 की। वैसे तो मैं 2008 में भी ईरान जा चुकी हूँ, 2009 की बात है। तो अयातुल्ला खुमैनी, जी हाँ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के जो नेता माने जाते हैं अयातुल्ला खुमैनी, उनकी बरसी पर पूरी दुनिया से कुछ इंटेलेक्चुअल्स को या समाज से जुड़े हुए लोगों को बुलाया जाता है। भारत से कई लोगों को उस साल बुलाया गया था, उसमें मैं भी शामिल थी। मैं वहाँ पर जब पहुंची तो ईरान के बारे में मेरा नज़रिया कुछ अलग था। इससे पहले मैंने आपको बताया 2008 में मैं ईरान जा चुकी थी, लेकिन तब एक तरह से मेरी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी ईरान को लेकर। लेकिन इस बार मैंने वहाँ कुछ ज़्यादा वक्त गुजारा, और वो जो कार्यक्रम था, जो अयातुल्ला खुमैनी की बरसी पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, पूरी दुनिया से मैंने आपको बताया लोगों को बुलाया जाता है, और शायद सबसे बड़े जो वहाँ राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनमें से एक होता है। मैं वहाँ पर पहुंची, और जब पहली बार मैं ईरान गई, जब मैंने सबसे पहले एयरपोर्ट पर जैसे ही मैं दाखिल हुई, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेरी खामनेई साहब से क्या बातचीत हुई, उन्हें मैंने किस तरह से देखा एक नेता और एक तरह से एक बड़े सरपरस्त के तौर पर, जो ईरान की जनता उनको जिस तरह से देखती है। और साथ साथ मैं ये भी साफ कर देना चाहती हूँ कि बहुत सारी असहमतियाँ हैं मेरी जिस तरह से अयातुल्ला खामनेई ने इस देश को चलाया, ईरान की सरकार से, ईरान के जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन का पूरा जो आइडिया है उससे। मैं एक मॉडर्न और एक प्रोग्रेसिव महिला होने के नाते, एक प्रगतिशील फेमिनिस्ट होने के नाते, मैं अपने को बिल्कुल अलग भी समझती हूँ और साथ साथ भी समझती हूँ। ये मुमकिन है कि आप ईरान की सरकार और अयातुल्ला खामेनी, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, या उससे पहले अयातुल्ला खुमैनी जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के नेता थे, उन सब की बहुत सारी बातों से आप असहमत हों। और उसके साथ साथ ये भी संभव है कि इस पूरी जंग में आप जिस तरह से साम्राज्यवाद के खिलाफ ईरान लड़ रहा है, उसमें आप उनको सपोर्ट करें। और इस जंग में कई पहलू हैं, ये जंग ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, उस पर एक पल ही में आती हूँ मैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, सन 2008 में जब पहली बार मैं ईरान गई और वहाँ एयरपोर्ट पर जब सबसे पहले मैंने देखा, आप ही की तरह मैं भी ये जानना चाहती थी कि ईरान की औरतों की क्या हालत है। एक तरह से एक बैगेज लेकर, एक नज़रिया पहले से ही प्री सेट माइंड लेकर मैं ईरान गई थी कि ईरान की औरतें इस तरह की होंगी, वहाँ के मर्द ईरान की औरतों से इस तरह से बर्ताव करते होंगे। ये सब सोचकर मैं एक तरह से एक वेस्टर्न नज़रिए के तहत को लेकर मैं ईरान गई थी। एयरपोर्ट पहुंची तो देखा कि न सिर्फ के एक दो चार, बल्कि बेशतर जो वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर्स थी, जिन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर्स, जिन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया, मेरा वीज़ा चेक किया, उनमें ज़्यादातर महिलाएं थी। तो सबसे बड़ा सरप्राइज तो मुझे यही लगा कि ये तो बड़ी हैरानी की बात है। मुझे लगा ठीक है, हो सकता है एयरपोर्ट पर एक तरह की कोई इंक्लूसिव सामाजिक या राजनीतिक ये कोई कोशिश है इनकी, ये जो कर रही हैं। उसके बाद जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ औरतें टैक्सी चलाया करती हैं। और एक और दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ कि मैंने तभी सन 2008 में एनडीटीवी में, उस वक्त में एक यंग रिपोर्टर हुआ करती थी, और उस वक्त मैंने आधे घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी ईरानी औरतों के ऊपर। एक हिंदुस्तानी औरत के नज़रिए से ईरानी औरतों पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। और उस फिल्म की काफ़ी, एक तरह से मैं कहूँगी भारत के समाज में भी उसकी काफ़ी तारीफ इसलिए हुई क्योंकि मैं ईरानी भी नहीं थी, मैं अफ़गानी भी नहीं थी, मैं अमेरिकन भी नहीं थी, मैं ब्रिटिश भी नहीं थी, एक हिंदुस्तानी औरत। यानी अलग अलग नज़रिए हो सकते थे ईरान को देखने के, लेकिन ये एक आउटसाइडर्स का ही पॉइंट ऑफ व्यू था, एक आउटसाइडर का ही। उसके बावजूद भी ये एक अलग तरह के नज़रिए से मैंने ईरान को देखा।
तो ईरान की औरतें वहाँ टैक्सी चलाया करती हैं, यानी रात को 12 बजे भी आप अगर फ़ोन करें और आप एक महिला हैं तो आप कहीं भी किसी भी सड़क पर, आप किसी भी रोड पर ईरान की महिला ड्राइवर को आप ऑर्डर कर सकते हैं टैक्सी, और आप टैक्सी में वहाँ पर बैठ सकते हैं। महिला चलाएगी और महिला ही बैठेंगी। अलग अलग कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट मुझे नहीं दिखा जहाँ ईरानी औरतें काम नहीं करती हों। मैं आती हूँ एक ही पल में। मैं जानती हूँ आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जो अयतुल्ला अली खामनेई हैं उनके बारे में मैं क्या सोचती हूँ। एक ही पल में आती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहुंची तो वहाँ देखा हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग थे, और जाहिर है पूरी दुनिया से बुलाए गए थे। और ईरान के ख़ुद के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मौका होता है, बहुत बड़ा ओकेजन होता है एक तरह से। उनकी जो एक फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिस आधार पर जो नया ईरानी नेशन बना है, उसको भी दोबारा नए सिरे से तरोताज़ा करने के लिए। तो आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि वहाँ पर जो ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था, रिलीजियस लीडरशिप जहाँ बैठी थी, पॉलिटिकल लीडरशिप जहाँ बैठी थी, और दर्जनों की तादाद में वहाँ कैमरे लगे हुए थे। उन कैमरों की जो इंचार्ज थी, यानी वो कैमरा पर्सन्स जो थी, उनमें ज़्यादातर औरतें थीं। और अब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है। उस वक्त डिजिटल एज नहीं था और वो सब रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाई, वरना आज आपके सामने वो सब पेश करती। तो मैंने ये देखा कि एक टॉप शॉट लेने के लिए, यानी कि बर्ड्स आई व्यू के लिए बड़े बड़े पिलर्स लगाए हुए थे। उन पिलर्स पर सीढ़ियाँ लगी हुई थी, और उन पिलर्स पे, सीढ़ियों पे बड़े बड़े चादर जिसे कहते हैं, ब्लैक कलर का जो एक बड़ा अबाया तो नहीं कहते, अबाया तो शायद अरब में ज़्यादा कहा जाता है, एक चादर यानी कि चादर जो ओढ़ती हैं वहाँ की औरतें सर से लेकर पैर तक। तो वो कैमरा पर्सन्स कंधे पर, बड़े बड़े कैमरे उस वक्त हुआ करते थे, 2009 की बात सोचिए आप, तो कंधे पर बड़े बड़े कैमरे लेकर, और ऐसा लगा जैसे काली चिड़ियों की तरह वो ऊपर चढ़ गई सीढ़ियों से, यानी धड़ 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 ऊपर चढ़कर बड़े बड़े कैमरे लेकर उन सीढ़ियों से और पिलर पर चढ़कर वहाँ से सारा ऑपरेशन हो रहा था, ताकि ऊपर जो टॉप शॉट जो उन्हें चाहिए थे वहाँ की, उस वक्त जो प्रोग्राम हो रहा था, उसको वो रिकॉर्ड कर सके। वो तमाम महिलाएं थीं, वो तमाम टॉप शॉट लिए हुए थे। आप सोचिए कि करीब 2 दर्जन ऐसे रहा होगा जो महिलाओं का क्रू था। इसके अलावा भी पूरे जो बाउंड्रीज थी वहाँ पर, उन बाउंड्रीज को देखने का काम, पूरा ऑडियो विजुअल का काम वहाँ महिलाओं को दिया हुआ था। इसके अलावा टेलीविजन पर देखा तो रिपोर्टर्स भी महिलाएं थीं। इसके बाद एंकर्स को देखा, वो भी महिलाएं थीं। पूरा का पूरा जो चार्ज था ब्रॉडकास्टिंग का, उसके रिकॉर्डिंग का, उसके प्रोडक्शन का, इतना अहम कार्यक्रम जो कि शायद सबसे अहम कार्यक्रम होता है ईरान में, वो सब महिलाओं के जिम्मे था। आप मुझसे कहेंगे इसका क्या मतलब है कि ईरान की महिलाएं पूरी तरीके से आज़ाद हैं? मेरा जवाब होगा नहीं। तो आप ये देखिए कि ईरान में महिलाओं को एक तरह से उनके एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अमेरिकी और इजरायली जो साम्राज्यवाद है, इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, वहाँ आप जानते हैं लगातार नारेबाजियाँ होती हैं। जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी काफ़ी हद तक इजराइल और अमेरिका पर ही केंद्रित है। آمریکا رو از ایران بیرون کنه میتونم بگم بهترین کشور. سیاستمدارای آمریکایی با مردم آمریکا فرق میکنن. There were plenty of anti-Western posters with all those familiar slogans. और इसीलिए ये पॉलिटिक्स इजराइल में तो ईरान के खिलाफ है ही, लेकिन ईरान में भी इजराइल के खिलाफ है। और अक्सर आप नारेबाजी इस तरह के सुनते हैं कि जब भी वहाँ कोई रैली निकलनी होती है, और इसके अलावा कोई भी और दूसरी बात हो। 2009 में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को कवर किया था। यह आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा था ये। इसके बाद तो मैं वहाँ 2008, 9 और 10 तीनों साल वहाँ पर मौजूद थी, और 9 में मैंने वहाँ का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो भी मैंने कवर किया। तो आप ये सोचिए कि वो पूरा दौर था जबकि चुनाव की भी पूरी तैयारी हो रही थी। और तो मैं ये कह रही हूँ कि महिलाएं वहाँ पर पूरे तरीके से आज़ाद नहीं हैं।
उनके ऊपर एक तरह का एक सरकारी स्कार्फ पहनने की जो ये पाबंदी है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 21वीं सदी में एक महिला को अपने शरीर पर पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने शरीर को रखना चाहती है। अगर वो बहुत मजहबी है तो अपने शरीर को ढक सकती है, अगर कम मजहबी है तो कम ढक सकती है, अगर बिल्कुल मजहबी नहीं है तो वो जिस तरह से अपने शरीर को रखे। एक प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट वुमन होने के नाते हो सकता है इन बातों से बहुत सारे लोग नाराज हों, लेकिन आप जानते हैं मैं अपने सिद्धांतों और अपने उसूलों के लिए किसी बात की परवाह नहीं करती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी तरीके से खिलाफ हूँ कि कोई भी सरकार ये तय करे कि कोई भी औरत या मर्द, कोई भी पुरुष या स्त्री, उसके कपड़े कैसे होने चाहिए, उसका खाना कैसा होना चाहिए, वो शादी किससे करेगी, वो वोट किसको देगी। ये आज़ाद होने का अधिकार जितना एक पुरुष को है उतना एक महिला को भी है। अगर आप ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, रिलीजियस तरीके से आप जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं इसमें तय नहीं करूंगी, जो तय करेंगे वो आप तय करेंगी कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तो जब अयातुल्ला खामनेई साहब से बातचीत हुई, बहुत ही सॉफ्ट नेचर्ड, बहुत ही नर्म एक तरह से मिजाज के और बर्ताव के वो व्यक्ति हैं। तमाम जो फॉरेन गेस्ट थे उनसे वो मुलाकात कर रहे थे, मुझसे भी उनकी मुलाकात हुई, छोटी सी बातचीत हुई। और जब उन्होंने ये जाना कि मैं हिंदुस्तान से आई हूँ, भारत से आई हूँ, तो उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि जब भी वायलेंस की बात होगी, जब भी हिंसा की बात होगी, तब तब महात्मा गांधी को याद किया जाएगा। ये दो शब्द मुझे उनके पूरे तरीके से याद है। बड़ा ही सॉफ्ट उनका डिमीनर है, ऐसा लगता है कि कुर्सी पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति जैसे फरिश्ते जैसा हो। और एक तरह से एक इंस्पिरेशनल वो फिगर हैं, लेकिन साथ साथ बहुत ही मजबूत इरादों वाले, बहुत बुलंद इरादों वाले वो व्यक्ति हैं। मैं फिर से यहाँ पर दोहराना चाहती हूँ, बार बार दोहराई रही हूँ, मुझे पता है बहुत सारे आलोचक हैं, वो कहेंगे कि मैं महिमा मंडन कर रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति का। मैं उनकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, जिस रिलीजियस आइडियोलॉजी के तहत वो ईरान को चलाना चाहते थे, या पूरी जो इस्लामिक रिवोल्यूशन की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें रिलीजन को सेंटर बनाकर, केंद्र बनाकर एक देश को चलाने का जो पूरा नजरिया है, मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन मैं एक आउटसाइडर, ये व्यू जो है मेरा, ये एक आउटसाइडर का है। मैं ईरानी नेशनल नहीं हूँ, मैं उस सल्तनत के और उस राज्य के मातहत नहीं हूँ। और मेरा नज़रिया कितना मायने रखता है, जितना एक लिमिटेड सेंस में ये मायने रखना चाहिए। मैं सैद्धांतिक रूप से इसके खिलाफ हूँ कि भारत किसी भी जो मजहबी नज़रिया है उससे चले, पाकिस्तान चले, इजराइल चले या ईरान चले। तो एक प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट होने के नाते मैं सीधे तौर पर महिला के शरीर पर उसका अधिकार होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हर किसी को अपना धर्म प्राइवेट रखने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो मजहब उनके सर पर या उनके जीवन पर थोपे। उम्मीद है कि ये डिस्क्लेमर करने के बाद मैं आगे बढ़ सकती हूँ और आगे अपनी बात बता सकती हूँ। मैं आगे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाएं अक्सर केंद्र में रहती हैं, और न सिर्फ कि ईरान बल्कि पश्चिमी दुनिया भी जो ईरान की महिलाएं हैं उनको एक पॉलिटिकल टूल की तरह, एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है। तो दोनों तरफ से राजनीतिक एक तरह से हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं महिलाएं। ईरान की सरकार भी कर रही है, उधर अमेरिका की सरकार या अमेरिका के जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं, यानी उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी करते हैं, और बीच में फंसी हैं ईरानी औरतें। लेकिन अगर उन्हें आप सामाजिक तरीके से देखने की कोशिश करें थोड़ी देर के लिए, ये जो सरकारी ज़बरदस्ती का जो हिजाब है, अगर ये छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए उसको किनारे रखें, तो आप ये देखिए कि हर तरह से दफ्तरों में, सामाजिक जो पूरा माहौल है वहाँ पर, इसके अलावा मीडिया में, कारोबार में, फिल्म मेकिंग में, एक जो आर्थिक जो दायरे हैं उनमें, हर जगह पर आप ईरान में महिलाओं को देखेंगे। और आखिरी बात बताना चाहती हूँ आपको, इसके अलावा ये भी कि जो महिलाएं हैं वहाँ, वो घरों में भी, क्योंकि जाहिर है जब मैं कई बार ईरान गई तो वहाँ ईरान के लोगों से मेरी बातचीत भी हुई, उनके घर और उनकी ज़िंदगियों में भी एक तरह से थोड़ा सा एक मौका मिला झांकने का भी। तो आप ये सोचिए कि जो उनकी पारिवारिक ज़िंदगी है उनमें भी ईरानी औरतें बड़ी मजबूत तरीके से, यानी इससे कहीं ज़्यादा जितना भारत में महिलाएं अपने परिवार में पत्नियां या बेटी या फिर बहन बन के रहती हैं, या पाकिस्तान में रहती हैं या अफगानिस्तान में रहती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा जो मजबूत तरीके से और आज़ाद तरीके से रहती हैं वो ईरान की औरतें अपनी घरों की चार दीवारी में रहती हैं, दफ्तरों में रहती हैं, एक प्रोफेशनल वुमेन की तरह रहती हैं। कॉलेजों में आप देखिए उनका जो एजुकेशन का स्तर है वो कई यूरोपियन और अमेरिकन देशों से बेहतर है। आप ये भूल जाइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है भारत में तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वो सब तो बहुत दूर की बात है, कि एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है और उनकी पढ़ाई लिखाई पर या उनके विकास पे बहुत कम पैसा खर्च होता है। मैं ये कह रही हूँ कि तमाम तरह के आंकड़े जो हैं वो
इस फेवर में जाते हैं कि महिलाएं ईरान में ऑप्रेस्ड नहीं हैं, वो प्रताड़ित नहीं हैं, वो काफ़ी हद तक आज़ाद हैं, आज़ाद ज़िंदगी जीने के लिए, आज़ाद तरीके से पढ़ने के लिए, आज़ाद तरीके से नौकरी करने के लिए, और परिवारों में भी जो उनका फैमिली सिस्टम है उनमें भी महिलाओं को सिर्फ मैंने एम्पावर्ड यानी सशक्त तरीके से देखा है। तो उम्मीद है कि ये एक छोटा सा जो मैंने खिड़की आपको दी ईरानी जो समाज है उसके नज़रिए से, उम्मीद करती हूँ कि किसी वक्त ये मौका मिलेगा फिर से मैं अपना कैमरा लेकर और वहाँ जाऊँगी और कुछ अगर मौका मिला तो आपको ज़रूर पहले नज़रिए से ये दिखाने की मैं कोशिश करूँगी। लेकिन ये एक छोटा सा नज़रिया मैंने आपके साथ बांटने की कोशिश की एक ऐसे वक्त में जबकि हर तरह से पूरा एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ईरान के ऊपर चल रहा है और हर चीज़ आपको एक पश्चिमी दुनिया के नज़रिए से दिखाई जा रही है।